हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में सल्तनत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाहर से हमारे देश में यूरोपीय लोग आए थे और उन्होंने जैसे मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी जैसे लोग आए थे, इन्होंने देश को खूब लूटा और खसोटा और देश से बहुत सारा धन लेकर के चले गए और राज जीत करके चले गए। लेकिन इन्होंने कभी भारत पर राज नहीं किया स्वयं। ये अपने गुलामों को या अपने इनके सेनापति जो होते थे उन्हें इन जगहों पे छोड़ जाते थे और उनसे राज करवाते थे। यानी कि ये आज भारत पर आते थे, लूटपाट करते थे, धन लेते थे और चले जाते थे और अपने गुलामों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और यहीं से फिर शुरू होता है सल्तनत काल का आरंभ। मोहम्मद गौरी जब भारत के प्रदेशों को जीत कर वापस जा रहा था तो उसने अपने गुलाम सेनापतियों को, जो उसने भारत में प्रदेश जीते थे, उन्हें सौंप दिया था और वापस गजनी लौट गया था। और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब यहाँ से हम बात करते हैं सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल जो था वह 1206 से 1226 ईस्वी तक रहा। 1226 ईस्वी नहीं फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी तक। तो जो सल्तनत काल था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। अब इस दौरान यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक में कई सारे वंश आए हैं। यानी कि सल्तनत काल के में बहुत सारे वंशों ने शासन किया है। तो कुल 5 वंशों ने सल्तनत काल में शासन किया है। उनमें से यह हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों ने इस सल्तनत काल के दौरान भारत पर शासन किया है। अब जो उनमें से 4 वंश आते हैं प्राथमिक में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ये मुख्यतः तुर्क थे, यानी कि इन्हें तुर्क कहा जाता था, ये तुर्कियन थे। इसके अलावा जो एक वंश बचता है लोधी वंश, ये अफगानी कहलाते थे। जो लोधी वंश के शासक हुए वो अफगान से आए हुए थे, इसलिए इन्हें लोधी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सल्तनत काल में जो इन वंशों ने शासन किया है, सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 ईस्वी में किसने की थी फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम भी था। जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़कर वापस जा रहा था तो उसने अपने गुलाम सेनापतियों को यहाँ का राजकाज सौंप दिया था। तो उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने 1206 ईस्वी में सल्तनत काल यानी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब ऐबक जो था वो मूल रूप से तुर्क था। ये मैंने आपको बताया कि जो हमारे 5 वंश थे टोटल, उनमें से 4 वंश क्या थे? वो तुर्क थे। गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद ये तुर्क थे और एक जो बचा था लोधी, वो अफगान था। लेकिन जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गुलाम वंश से संबंधित रहते थे, यानी गुलाम वंश से संबंधित थे। तो यह तुर्क कहलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था और गुलाम भी था। इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा गया है। गुलाम वंश इसलिए कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1206 ईस्वी में सत्ता संभाली तो इसका शासनकाल बहुत सालों तक नहीं चला। इसने 4 साल तक दिल्ली में शासन किया। जी हाँ फ्रेंड्स, कुल 4 साल तक दिल्ली में शासन किया। और इसी दौरान इसने जो काम किए, बहुत सारे काम तो नहीं किए, लेकिन कुछ काम किए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, केवल इसने नींव डाली थी। इसे कंप्लीट किसी और ने किया था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये थे फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 साल के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। बहुत सारे और भी काम किए होंगे इसने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम थे तो उनमें वह कौन कौन से थे? कुतुब मीनार की नींव डाली थी इसमें, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी और नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस और नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द आता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। जो व्यक्ति लाखों का दान करता है उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। इसका भी एक कारण है, जो कि नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गए थे। यानी कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक, चौगान एक गेम होता है जो कि घोड़े में बैठ के खेला जाता है, तो घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई, उसे लाहौर में दफनाया गया था और इसके बाद आराम शाह शासक बना। यानी कि दिल्ली का शासक अब कौन बन जाता है? आराम शाह बन जाता है। लेकिन इसका पता चलता है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को, जो कि उसका गुलाम भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका नाम था इल्तुतमिश, जो कि उस समय बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे, तब इसका दामाद या गुलाम जो भी कह सकते हैं, इसने अपने गुलाम से, इल्तुतमिश जो था इसका गुलाम था, अपने बेटी की शादी कराई थी, तो इसका दामाद कहलाया। अब इसने अपने दामाद को बदायूं का गवर्नर बना रखा था और ये चाहता था कि दिल्ली सल्तनत का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसे मिले, यानी कि इल्तुतमिश को मिले। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनता है, कहाँ का? दिल्ली का। इसका पता जैसे ही चलता है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश का पारा एकदम हाई हो जाता है और वहाँ से बदायूं से चलता है ये आराम शाह की ओर, मतलब दिल्ली सल्तनत पहुंच जाता है। और आराम शाह सिर्फ 8 महीनों तक शासन कर पाते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में 8 महीनों तक आराम शाह ने शासन किया। और जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचा, उसने 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश की हत्या करा दी और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। कब हत्या कराई? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन इसकी सत्ता अब इस कारण से, क्योंकि आराम शाह की इसने हत्या कर दी थी। अब आराम शाह की हत्या कर दी, यानी कि एक राजा की हत्या कर दी थी, जो कि बहुत बड़ा अपराध था। इसलिए इसकी सत्ता अस्थायी रही। यानी कि इस दिल्ली सल्तनत के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इन्होंने इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि इल्तुतमिश को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ की जो प्रजा भी थी, इन्होंने भी, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे, ये भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। किसे? इल्तुतमिश को। तो जो इल्तुतमिश की सत्ता थी वो बहुत अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम आमिर जो थे इसका विरोध कर रहे थे। तो इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने खुद कुतुबी अमीरों को, यानी कुछ जो कुतुबी अमीर थे, इनकी सहायता से, यानी कि इनको पैसा दे करके या रिश्वत कह सकते हैं, रिश्वत दे करके कुछ कुतुबी अमीरों से सहायता ली और विरोधियों को क्रूरता से दमन करा दिया। यानी कि उन्हें या जो नहीं मान रहे थे, कुछ को जेलों में डलवा दिया या कुछ की हत्याएं तक करा दी। यहाँ तक ये क्रूरता में उतर आया था और इसने बहुत ही क्रूरता से अपने जो विरोधी थे उनका दमन करा दिया, यानी कि उन सबको समाप्त कर दिया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। यानी कि अपनी सत्ता को एकदम मजबूत कर लिया और अपने पक्ष में सभी को कर लेता था। यानी कि जो उनके पक्ष में नहीं आता था, जो इल्तुतमिश का विरोध करता था, वो उसकी हत्या करा देता था, या तो उसे देश निकाला दे देता था, या तो उसे बहुत कड़ी कड़ी सजाएं भी देता था। इसलिए यहाँ पर इसने कुछ कुतुबी अमीरों की सहायता से विद्रोहियों का दमन किया और दिल्ली पर अपनी सत्ता जमा ली। अब इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र करके लाया। जो हमारी पहले दिल्ली सल्तनत, जो गुलाम वंश की क्या थी? राजधानी थी। गुलाम वंश की राजधानी पहले कहाँ थी? लाहौर में थी, जहाँ किसे दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। कहाँ? लाहौर में। तो लाहौर में राजधानी थी। इल्तुतमिश से पहला शासक बना गुलाम वंश का, जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र करके लाया। अब वहाँ पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त की थी। अब इल्तुतमिश पहला शासक बन गया था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश कई सालों तक शासन करता है। वह 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। यानी कि 1236 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चलता है इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। फ्रेंड्स, इनके नाम भी बहुत अजीब होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन इनसे याद रखें कि इल्तुतमिश के बेटे का क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि गद्दी पर बैठता है कब? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। लेकिन जो रुकनुद्दीन था
ये अयोग्य शासक था, यानी कि इसे शासन करने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये बहुत ही अल्पकाल के लिए शासन इसका चलता है, लेकिन इसके जो अल्पकालीन शासन था इसमें भी इसने खुद शासन नहीं किया। ये केवल पुतली की तरह राज सिंहासन पर बैठा रहता था और इस पुतली को चलाने वाली थी उसकी माँ। उनकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। जो शाह तुर्कान थी यह अपने बेटे को तो राज सिंहासन में बैठाती थी, लेकिन जो डिसीजन होते थे लेने के राज्य के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो सब इनकी माँ लेती थी शाह तुर्कान, और इन्हें सिर्फ गद्दी पर बैठाए रखती थी। अब शाह तुर्कान के जो अपने मन के डिसीजन लेती थी या मतलब जो अमीर जो अधिकारी थे या मुस्लिम समाज के प्रति मतलब विद्रोही करके या मतलब डिसीजन सही नहीं लेती थी और उटपटांग डिसीजन लेती थी, यानी कि हित में मुस्लिमों के हित में डिसीजन नहीं लेती थी। तो इससे परेशान होकर के जो तुर्की अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को हटा दिया और राज सिंहासन पर रजिया को बैठा दिया। अब यहाँ से गुलाम वंश में एक इतिहास बन जाता है, क्योंकि अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि राज सिंहासन पर या किसी राज्य के शासन की बागडोर किसी महिला के हाथ में दी जा रही थी। रजिया बेगम एक प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिसने मुस्लिम समाज की या मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो वो थी रजिया बेगम। अब रजिया बेगम ने जब शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली तो उन्होंने जो पहले चलती थी पर्दा प्रथा चलती थी और जो मतलब कपड़े पूरे पहनने पड़ते थे मुस्लिमों को, यानी कि पूरे ढके रहते थे, अब सिर्फ आंखें दिखा करती थी, तो वो जो पर्दा प्रथा थी वो सब इन्होंने हटा दी। कही अब मैं शासन की बागडोर संभाल रही हूँ, इसलिए यह मैं पुरुषों की तरह, यानी कि जो पहले पुरुष राजा पहनते थे, चोगा का नाम एक कपड़ा होता था, चोगा और कुलाह करके, कुलाह जिसे टोपी भी कहा जाता था और चोगा को जो था वो काबा कहा जाता था। चोगा और कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो ये पहला इतिहास रचा यहाँ पर जिसने रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासन की बागडोर भी संभाली और साथ में पर्दा प्रथा का भी त्याग किया। किसने? रजिया ने। अब रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी की नियुक्त कर दिया। अमीर ए अखूर फ्रेंड्स होता है जो घोड़े का सरदार होता है, जो घोड़े का सरदार होता है उसे अमीर ए अखूर कहा जाता है। फ्रेंड जैसा कि अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि जो गुलाम वंश थे वह तुर्क थे, तो यहाँ पर जो तुर्क अमीर थे जो यानी कि ज़्यादातर जो अधिकारी थे, ज़्यादातर क्या फ्रेंड्स एक तरह से पूरे ही अधिकारी जो थे गुलाम वंश में वो सब तुर्क ही थे। लेकिन रजिया बेगम एक ऐसी सुल्तान थी जिन्होंने तुर्क के अलावा भी मतलब जो तुर्क नहीं थे उन्हें भी पद देने लगी और जो शासन काल में अपने शासन में अधिकार देने लगी। तो इससे नाराज होकर इससे नाराज हुए जो तुर्की अमीर थे वो इससे नाराज हो गए और उसे बंदी बना लिया और दिल्ली की राजगद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी कि किस कारण से? क्योंकि जो गैर तुर्क थे उन्हें भी क्या करने लगी थी रजिया, सामंत बना देती थी। सामंत एक अधिकारी होता था, उन्हें भी सामंत बना देते थे। इससे तुर्की अमीर नाराज हो गए और रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली पर किसे बैठा दिया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। सबसे पहले कौन फ्रेंड्स आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह आए जो कि केवल 8 महीने तक शासन किया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन उसके शासनकाल में उसकी माँ ने ही शासन किया था जिनका नाम शाह तुर्कान था। अब इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद कौन आया? रजिया बेगम आई। रजिया बेगम के बाद कौन आया? मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब रजिया की शादी जो थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। अब इससे शादी करने के बाद रजिया ने फिर से एक बार प्रयास किया कि दिल्ली की राजगद्दी को वापस पा लिया जाए, लेकिन रजिया की हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को और डाकुओं के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? कैथल के पास एक जंगल है फ्रेंड्स, वहाँ पर रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई थी और ये दिल्ली सल्तनत को वापस पाने के प्रयास में मारी गई थी। अब बहराम शाह जो था, बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। अब बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना दिए जाते हैं।
अब जो नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान थे वो ऐसे सुल्तान थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। यानी कि पूरे गुलाम वंश में नासिरुद्दीन महमूद शाह एक ऐसा सुल्तान था जो कि बहुत ज़्यादा ही गरीब था, यानी कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था और उसे दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। अब जो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था, यानी कि जो इल्तुतमिश था उसका गुलाम था। कौन? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था इसका। तुर्कान ए चिलगाही का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिलगाही जो थे उसका विनाश कर दिया था किसने? बलबन ने। अब जो बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद 1266 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है और अपना नाम गियासुद्दीन किस नाम से बैठता है? गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठता है। इसका नाम पहले सिर्फ बलबन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह गियासुद्दीन बलबन के नाम से जाना लगा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था, जबकि इसने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही की थी। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ भी करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि अपने विरोधियों के प्रति वो बिल्कुल भी दया भाव नहीं रखता था और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया करता था। अब नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलगू खां की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बलबन को उलगू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन किसके राज दरबार में रहते थे? तो वह था बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमुर्स होता है। शम्सुद्दीन कैमुर्स के बाद गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है और गुलाम वंश के आखिरी राजा शम्सुद्दीन कैमुर्स 1290 ईस्वी में समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो ये फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी वंशों के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।